नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एस. पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 11वें अध्याय क्षार विधि के बारे में बात करने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर हम क्षार के भेद, क्षार के गुण, क्षार के दोष आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सुश्रुत सूत्र 11। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो क्षार है वो शस्त्र और अणुशस्त्र में अग्र है। ठीक है, और हमने जब अणुशस्त्र के बारे में बात की थी तो अणुशस्त्र के अंदर जो अग्र है वो कौन है? तो अणुशस्त्र के अंदर अग्र है जलों का। कौन है? अणुशस्त्र में अग्र की अगर बात की जाए तो अणुशस्त्र में अग्र है जलों का। लेकिन अगर शस्त्र और अणुशस्त्र में अगर अग्र पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा? तो जाएगा क्षार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्षार क्या काम करता है और क्षार को क्यों अग्र माना गया है। जो क्षार होता है वो छेदन करता है, भेदन करता है और लेखन करता है। छेदन कैसे करता है, भेदन कैसे करेगा? हम जब भी हम जब इसके प्रतिसारणी और पानी क्षार के भेदों के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूज के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कि जैसे कोई भगंदर या फिर कोई विद्रधि होती है, उसके अंदर जब हम क्षार का यूज करते हैं तो एक डेब्राइमेंट, एक लेखन की तरह काम करता है। वहां पर जो भी स्लफिश टिश्यू होते हैं उसको वो बाहर निकालता है, एक तरीके से छेदन की तरह भी काम करता है और उनका लेखन भी करता है। ठीक है, तो छेदन, भेदन और लेखन कर्म करने के कारण और विभिन्न जो भी अपने जो द्रव्य होंगे, औषधि होंगे, उनसे मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे हम क्षार सूत्र निर्माण विधि के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत हम अपामारक क्षार यूज करते हैं, हरिद्रा यूज करते हैं, स्नोवी क्षीर यूज करते हैं। तो इस तरह विभिन्न औषधियों का इसमें संयोग होता है, इसलिए यह त्रिदोष घनत्वाद के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्षार की निरुक्ति की। इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस कई बार पूछा जाता है। आचार्य चरक ने भी क्षार की निरुक्ति दी है। तो क्षार की निरुक्ति की बात करें तो क्षार की निरुक्ति सुश्रुत संहिता में कहां मिलती है? कि सुश्रुत सूत्र 11 के अंदर में। क्या है क्षार? तत्र क्षरणात् क्षरणाद व क्षारः, यानी कि जो क्षरण करता है। किसका क्षरण? क्षरण करेगा जो भी मांस आदि जो भी लटके हुए रहेंगे या जो भी डेब्राइमेंट या जो टिश्यू रहेंगे, स्लफ टिश्यू होगा, उनका जो क्षरण करता है, वो क्षरण करने के कारण इसका नाम क्या है? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कि क्षार बोला जाता है। ठीक है, एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है और ये ध्यान रखना है कि क्षरण करने की वजह से इसको क्षार बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये क्षार है वो क्षार किस तरीके से कार्य करता है। तो नाना औषधि समत्वायत, विभिन्न प्रकार की औषधियों से मिलकर बने होने के कारण इसको त्रिदोष घनत्वाद के नाम से भी जाना जाता है। शुक्ल होने के कारण सौम्य। इंपॉर्टेंट है, शुक्ल। शुक्ल क्षार का गुण है, लेकिन जब हम श्वेत के बारे में पढ़ेंगे, अति श्वेत के बारे में पढ़ेंगे तो जो अति श्वेत है वो क्षार का दोष माना जाता है। क्षार का जो वर्ण होता है वो शुक्ल वर्ण का होता है, इसकी वजह से ये सौम्य है। लेकिन ये सौम्य है तो क्या ये छेदन आदि कार्य नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो औषधि हैं, जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, वो जो औषधियां होती हैं वो आग्नेय गुण प्रधान होती है। ठीक है, इसलिए ये जो क्षार है वो दहन, पचन या पाचन, दारण आदि जो भी कर्म है उन कर्म को करता है। के कारण क्या है? औषधीय गुण भूविष्ट होने की वजह से। ठीक है, जो औषधियां होगी वो आग्नेय गुण भूविष्ट होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये दहन, पाचन, मारण आदि कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके रस की। क्षार का रस, अगर क्षार के रस की बात की जाए तो जो क्षार या फिर हम मूत्र, दोनों का रस और अनुरस सेम होता है। क्षार और मूत्र के रस की बात की जाए तो जो रस होता है वो रस क्या होता है कि वो रस होगा कटु रस प्रधान। क्या होगा? कटु रस प्रधान। और इसके अगर अनुरस की बात की जाए तो जो इसमें अनुरस होगा वो अनुरस कौन सा होगा? कि हम बात करेंगे लवण रस की। किसकी? कि लवण की। लेकिन जो आचार्य डलहन है वो इसको उल्टा मानते हैं। डलहन आचार्य क्या करते हैं? इसको उल्टा मानते हैं। डलहन ने उल्टा माना। क्या उल्टा माना? डलहन आचार्य बोलते हैं कि लवण रस प्रधान होता है और अनुरस में क्षार का कटु रस माना है। ठीक है, तो डलहन ने उल्टा माना है। बस ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि आचार्य डलहन के अनुसार क्षार का रस कौन सा? तो प्रधान रस क्षार का कौन सा होगा? तो हम लवण की बात करेंगे। तो क्षार के अंदर कटु रस, उष्ण वीर्य और तीक्ष्ण जो गुण है उसकी वजह से ये जो क्षार है वो दहन, पाचन, दारण आदि कार्य करता है। ठीक है, पाचन, किसका पाचन करेगा? हम जब बात करेंगे शोफ अध्याय के अंदर, जब आम पक्व ऐसनी अध्याय में बात करते हैं तब हम वहां देखेंगे
कि जो व्रण शोफ होता है उसका पाचन करता है। कौन करता है? कि क्षार करेगा। विलयन, विलयन किसका? विलयन, मान लीजिए कोई गुल्म हो गया है और उस गुल्म का क्या करना होता है? विलयन करना होता है। कैसे करेंगे? कि अगर आपने उसके ऊपर क्षार का एप्लीकेशन किया है या किसी भी तरीका, जैसे लाइपोमा है, तो लाइपोमा भी एक तरीके से क्या करता है कि वो लाइपोमा के अंदर अगर आपने क्षार प्रतिसारण यूज कर लिए, क्षार प्रतिसारण किया है, तो वो क्या करेगा कि उसका लाइपोलाइजेशन करेगा, यानी कि उसका क्या करेगा? विलयन करेगा। अब बात करते हैं शोधन की। शोधन के लिए इसका यूज किया जाता है जब फिस्टुला का कोई ट्रैक हो या एप्सिस होती है, तब हम क्षार जल का यूज करते हैं, जिससे जो वो ट्रैक होता है, जो वो मार्ग होता है, उस मार्ग को क्लीन किया जा सकता है और वो अपने आप में रोपण की तरह भी कार्य करता है। ठीक है। और वो जो भी शोषण और स्तंभन, स्तंभन क्या, जब आचार्य सुश्रुत रक्त स्तंभन के उपाय बताते हैं तो उसमें 4 उपाय बताते हैं। उसके अंतर्गत एक उपाय वो बताते हैं पाचन, यानी कि रक्त स्तंभन के स्कंदन, संधान, पाचन और दहन। और पाचन में हम भस्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? भस्म का। और हम जानते हैं जो ये भस्म होती है वो एल्कलाइन प्रॉपर्टी की होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है। और वो क्या करती है कि जो भी आपके जो माइनर ब्लीडर्स होते हैं, अगर वहां पर अगर आपने क्षार प्रतिसारण कर दिया है, क्षार कर्म कर दिया है, तो वो ब्लीडर वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपने क्षार भी किया है और कॉटरिंग भी की है, यानी कि आपने डाइथर्मी भी यूज की है, दहन कर्म भी किया है, और अगर उसके बाद में अगर आपने क्षार प्रतिसारण किया है, तो जो वो क्षार होगा वो उसको जो आपने दहन किया है, कोगुलेशन किया है, वो उसका पाचन और विलयन कर देता है, तो वो ब्लीडर्स को ओपन कर देगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्षार और क्या करता है? कृमि, आम, कफ, कुष्ठ, विष आदि इनका क्या करता है? हरण करता है। ठीक है। और पुंसत्व नाम च अति सेवनम, पुंसत्व नाम, आचार्य चरक बोलते हैं कि अगर क्षार का ज्यादा प्रयोग किया जाता है और क्षार का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उससे क्या हो सकती है कि नपुंसकता पैदा होती है और आंखों में जो रोशनी है उसमें भी इफेक्ट आता है। तो दृष्टि और पुंसत्व नाम में जो उसके लिए जो बताया है वो आचार्य चरक ने क्षार को बताया है कि ये अगर ज्यादा प्रयोग करने की वजह से इसका प्रयोग होता है कि नपुंसकता आदि फैलती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। खाने के बाद जो पापड़ होता है उसको कम करना है हमें, क्योंकि उसमें भी एक तरीके का क्या होता है कि वो भी एक तरीके का क्षार होता है। अब बात करते हैं क्षार के भेद की। कितने भेद के? 2 भेद। आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट, इन्होंने क्षार के जो भेद माने वो 2 भेद माने। आचार्य सुश्रुत प्रतिसारणी और पानीय भेद बोलते हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट जो है या अष्टांग संग्रह की बात करें तो अंत परिमार्जन और बहि परिमार्जन नाम से 2 भेद बताते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रतिसारणी की। तो प्रतिसारणी की आगे जाकर हम 3 भेद और पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे? 3 भेद पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो हम बात करेंगे मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण क्षार की। मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण क्षार। अब प्रतिसारणी क्षार का यूज कहां कहां किया जाता है? देखिए, आप जब भी कोई भी क्लिनिकल एक्सपोजर या कुछ रोग देखते हैं जिसके अंदर आपको ये होता है कि जब भी कोई ऐसी व्याधि है जिसके अंदर अगर हम क्षार का प्रयोग करते हैं तो कैसे, आपको इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। क्या कैसे समझोगे? देखिए, जैसे कोई स्किन डिसऑर्डर, जैसे कुष्ठ, किटिप, दद्रु, मंडल, किलास, ये जो है ये स्किन डिसऑर्डर, यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो भी हो गए वहां की जो मिलेनिन होगा वो कम होगा। आपने देखा होगा विटिलिगो का केस, सुवित्र का केस या किलास का केस, उसके अंदर क्या हो जाता है? व्हाइट 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 पूरी स्किन हो जाता है। और वो व्हाइट जो स्किन होती है वहां पर क्या होगा कि अगर हम क्षार का यूज करते हैं युक्ति युक्त, और कौन से क्षार का यूज करना होगा? अगर हमने वहां पर तीक्ष्ण क्षार यूज किया तो वहां पर क्या बन सकते हैं कि वहां फफोले बन के ब्लिस्टर बन जाते हैं। तो अगर आपने वहां पर हमें मृदु क्षार का यूज करना है, वहां पर अगर आपने क्षार यूज किया तो वहां पर उसकी ब्लड सप्लाई होगी, वो प्रॉपर वे में बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा कि उसका जो नॉर्मल स्किन कलर है वो रोहितीकरण हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि क्षार का प्रयोग करते हैं। कौन से क्षार का? प्रतिसारणी क्षार का, न कि पानीय क्षार का। ये आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि प्रतिसारणी क्षार है। बात करते हैं भगंदर की। मैंने आपको बताया था कि भगंदर क्या होता है कि भगंदर में 2 एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। ठीक है। 2 एबनॉर्मल ओपनिंग होती है, एक तो, और दोनों सरफेस होगी वो अलग अलग होगी। जैसे हम फिस्टुला इन एनो की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एक ओपनिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी पेरिएनल स्किन पर, और जो इंटरनल ओपनिंग मिलेगी वो तो या तो आपको एनल कैनाल पे मिलेगी या फिर रेक्टम पे मिलेगी। तो एक तरीके से क्या बन जाता है कि ट्रैक बन जाता है, और इस ट्रैक के अंदर हम जब ये जो ट्रैक होता है
और जब पेशेंट बार बार या ज्यादा टाइम तक एंटीबायोटिक लेता है तो क्या हो जाता है कि फाइब्रोज्ड हो जाता है, इंड्यूरेशन फील होता है। तब हम क्या करते हैं कि जो एक क्षार होता है, इस क्षार को क्षार जल बनाते हैं, और इस क्षार जल से हम क्या करते हैं, सिरिंज की सहायता से क्षार जल को इसके अंदर पुश करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो इसके अंदर जो इंड्यूरेशन और फाइब्रोसिस है, वो फाइब्रोसिस क्या होगा कि डिसॉल्व होगा, और पेशेंट जो होगा जिस रेट से अगर वो ठीक 3 महीने में होने वाला होता है तो वो पेशेंट 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। यानी कि उसका जो हीलिंग है वो हीलिंग क्या हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, हीलिंग रेट बढ़ जाती है। और दूसरा क्या काम होता है कि इसके अंदर कुछ भी स्लफ टिश्यू होते हैं वो भी क्या हो जाता है कि बहकर बाहर आ जाते हैं। तो भगंदर के अंदर उस ट्रैक को क्लीन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अर्बुद, यानी कि अर्बुद का आयुर्वेद में बहुत बड़ा मतलब मीनिंग है कि अर्बुद का मतलब, कुछ अर्बुद को कैंसर के नाम से, अर्बुद का मतलब जो सेल्स होती हैं, जो एक जगह की जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को अर्बुद के नाम से बताया गया। वहां पर भी अगर हम क्षार का प्रयोग करते हैं, जो बिनाइन के नाम से जाना जाता है, बिनाइन कैंसर, वहां पर अगर हम क्षार का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उसको डेब्राइमेंट और उसको स्लफ जो टिश्यू होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। तो हम अर्बुद में अर्श के अंदर हमारे अर्श चिकित्सा के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो आचार्य सुश्रुत ने अर्श के अंदर 4 चिकित्सा बताई है: औषध, क्षार, अग्नि और शस्त्र कर्म। हम क्षार कर्म करते हैं, क्षार कर्म करते हैं। जब 2nd डिग्री या 3rd डिग्री हेमोरॉइड्स होता है तो हम क्या करते हैं, क्षार कर्म करते हैं। और क्षार कर्म में क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि प्रोक्टोस्कोप या किसी की सहायता से प्रोक्टोस्कोप ले लिया आपने मान लीजिए, और उसके बाद में जिस अर्श पे या पाइल्स पर आपको क्षार कर्म करना है उसको आपने या तो पूरा ड्राई बेस में या फिर आप उसको थोड़ा सा किसके अंदर कर लो, डिस्टिल वाटर के साथ में मिलाकर थोड़ा उसका पेस्ट रूप बनाकर वहां पर आप उसको क्षार प्रतिक्षारण कीजिए, और उसके बाद में नींबू स्वरस से यानी कि अम्ल द्रव्यों से उसको क्लीन कर दीजिए, जिससे जलन और जो दाह होती है वो नहीं होगी। और इसलिए हम देखते हैं कि अर्श के अंदर भी क्षार कर्म का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन युक्ति युक्त प्रयोग करना। अगर आपने सिस्टमेटिक प्रयोग नहीं किया है तो जो हेल्दी म्यूकोजा होती है वो भी इससे क्या हो जाती है, संपर्क में आती है, तो उसमें भी नेक्रोसिस होने की संभावना रहती है। बात करते हैं दुष्ट व्रण के अंदर कि दुष्ट व्रण के अंदर क्या रहता है कि दुष्ट व्रण के अंदर बहुत सारे स्लफ रहते हैं, ठीक है, तो उनको बाहर निकालने के लिए, डेब्राइमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। नाड़ी वर्ण भगंदर की तरह ही है, चर्म कीट, तिलकालक, नियच्छ, व्यंग, ये मशक, ये सब क्या है, छोटे छोटे वार्ड्स है। ये जो वार्ड्स होते हैं, ठीक है, स्किन के छोटे वार्ड्स होते हैं। अब क्या करते हैं, अगर छोटे वार्ड्स होते हैं, अगर यहाँ पर आपने इसके बेस पे, अगर इसके बेस पर आपने क्या किया, क्षार प्रतिक्षारण किया, क्षार प्रतिक्षारण किया, ठीक है, ठीक है, एक सेटिंग से नहीं होता है, अगर जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा हमें सीटिंग देनी पड़ती है, और आपने क्षार प्रतिक्षारण किया तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये नेक्रोज होके निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम यूज करते हैं। बात करते हैं विद्रदी की। कौन सी विद्रदी कि बाह्य विद्रदी। बाह्य विद्रदी यानी कि कोई एब्सिस बन गई है तो उसको हमने ड्रेन करने के बाद में उसको क्लीन करने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं। कृमि की, ठीक है, विष की, जो विष होते हैं, विष का मतलब जैसे सेलुलाइटिस हो गया है या ऐसी कोई डिजीज हो गई है जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ एक तरीके से उसमें क्या हो सकता है कि वहां पर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो भी एक तरीके से क्या करता है कि विष की तरह काम करता है। तो उसको बाहर निकालने के लिए, उसको ठीक करने के लिए और उसका डेब्राइमेंट और स्लफ टिश्यू को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि हम प्रतिक्षारणी क्षार का यूज करते हैं। इसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख रोग के अंदर क्या हम मुख रोग में क्षार का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल करते हैं। 7 मुख रोग ऐसे हैं जिनके अंदर हम प्रतिक्षारणी क्षार का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन से हैं कि उपजीवा, अधिजीवा, उपकोष, दंत वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी, ये 7 मुख रोग होते हैं जिसके अंदर हम प्रतिक्षारणी क्षार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहता है कि ये कंफ्यूजन यहाँ पर ये रहता है कि जब मुख रोग की बात आती है तो आप ये सोचते हैं कि मुख रोग में प्रतिक्षारणी क्षार यूज करेंगे कि पानी क्षार। नहीं, प्रतिक्षारणी क्षार यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखना है हमें, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, और पानी और प्रतिक्षारणी क्षार में से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में आंसर गलती से पानी क्षार हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मुख रोग के अंदर 7 प्रकार के ऐसे मुख रोग है जिसके अंदर हम प्रतिक्षारणी क्षार का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं पानीय क्षार की कि पानीय क्षार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, पानीय क्षार का प्रयोग कहाँ करेंगे, अगर किसी ने कुछ ज्यादा खा लिया, कुछ अजीर्ण हो गया है, पेट फूला हुआ है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उद्गार लाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडा पीते हैं, क्षार लेते हैं। क्या लिया जाता है, क्षार लिया जाता है। तो देखिए, गर, गुल्म, उदर, अग्निसंग, अजीर्ण
अरुचि, यानी कि जहां पर अग्नि की मंद अवस्था होती है, ऐसी ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, पानी क्षार का प्रयोग करवाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा शर्करा और असमरी, हम देखते हैं कि जब हम असमरी की चिकित्सा करते हैं तो हम असमरी की चिकित्सा में जो औषध होती है उस औषध को हम किसके साथ देते हैं, कि क्षार के साथ देते हैं। यवक क्षार भी हम खिलाते हैं, मूलक क्षार भी हम देते हैं, और इसके साथ में औषध जो इसकी होती है उसका जो अनुपान है वो अनुपान अम्ल और क्षार दोनों द्रव्य यूज किए जाते हैं। अम्ल रस के अंदर हम बिजोरा अर्क को यूज करते हैं मोस्टली, और अगर हम क्षार की बात करते हैं तो जो सोडा आता है उस सोडा को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से बनाए रखना है और इसके पोटेंसी को बढ़ाना है, तो अगर आपने इसको क्षार जो ये द्रव्य है उसको अगर अनुपान के तौर पे अगर आपने क्षार द्रव्य यानी कि आपने किसी सोडा के साथ में अगर आपने इसको देते हो तो असमरी की चिकित्सा में आपको ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, तो हम असमरी की चिकित्सा के अंदर भी क्षार का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आभ्यंतर विद्रदी। अगर कोई आभ्यंतर विद्रदी है तो उसके अंदर किसका प्रयोग, तो उसके अंदर पानीय क्षार का यूज। बात होती है कृमि की। ठीक है, आभ्यंतर कृमि, कौन सा कृमि, कि उदर कृमि, जो उदर कृमि होते हैं उसके लिए ये बात हुई। और यहाँ पे जो कृमि की बात हुई है वो कृमि कहाँ होता है, कोई इंफेक्शन होने की वजह से वहां पर जो इंफेक्शन हो गया वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कृमि की बात है। और विष की बात है, विष का मतलब जैसे हम उदर रोग के अंदर पढ़ते हैं दूसरी विष और गर विष, ठीक है, वैसे रोगों की चिकित्सा है तो पानी क्षार का प्रयोग करवाया जाता है। और अर्श के अंदर, ठीक है, तो आपसे यह पूछा जाता है और आप ये ध्यान रखना कि कृमि, विष और अर्श इसके अंदर पानीय क्षार और प्रतिक्षारणीय क्षार दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों करना है, लेकिन ये जो कृमि है उस कृमि का मतलब अलग है और ये जो कृमि है उसका मतलब अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये उदर कृमि है और ये जो बैक्टीरिया की इंफेक्शन की वजह से जो कृमि होते हैं वो कृमि है। अब बात करते हैं कि जो पानीय क्षार है वो किनको नहीं पिलाना चाहिए, किनको नहीं पिलाना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि जो व्यक्ति पित्तज प्रकृति के हो, ठीक है, उनको तो पानी क्षार का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। देखिए, अहितस्तु रक्तपित्त, रक्तपित्त यानी कि पित्त प्रकृति वाले हैं, उसमें रक्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ज्वरित यानी कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, पित्त प्रकृति इंपॉर्टेंट ना, पित्त प्रकृति। और बाल, वृद्ध, दुर्बल, इनको क्या होता है, इनको पानी क्षार का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है तिमिर, आपसे पूछा जाता है कि तिमिर में पानी क्षार का प्रयोग करा सकते हैं या नहीं, तो नहीं करवाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानी क्षार के अयोग्य के अंदर तिमिर होता है या नहीं है, तो बिल्कुल होता है, तिमिर पानी क्षार का अयोग्य है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बाकी सब आप अच्छे तरीके से देख के पहचान सकते हो। और यहाँ पर आप लिख लीजिए कि पित्तज प्रकृति के या जिसमें डिहाइड्रेशन होता है उसके अंदर हम पानी क्षार का प्रयोग नहीं करवाते हैं, पित्तज प्रकृति में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिक्षारणीय क्षार निर्माण विधि। हम पानी क्षार निर्माण विधि का जो हमारे आचार्य ने, सुश्रुत ने जो वर्णन किया है वो गुल्म अध्याय के अंदर किया है, और यहाँ पर जो वर्णन मिलता है जिस क्षार का वो प्रतिक्षारणीय क्षार का। कैसे निर्माण है, देखिए आचार्य बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी होता है शरद ऋतु के अंदर, किसके अंदर, शरद ऋतु के अंदर पर्वत या गिरी शिखर के पास में वहां जाकर वहां क्या करने होते हैं, जो मध्यम आयु के जो पेड़ होते हैं उनकी क्या करनी होती है, उनकी शाखाएं और उनके जो पंचांग लेकर उनको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनको काट कर क्या किया जाता है, जलाया जाता है। किससे जलाया जाता है, कि तिल नाल से। तिल नाल से क्यों जलाया जाता है, क्योंकि तिल नाल से क्या होता है, जलाने से अग्नि जो होती है वो इजी वे में जलता है। ठीक है, तो इसलिए तिल नाल से उसको जलाया जाता है। ठीक है, और कैसे लिया जाता है, मध्यम आयु के जो होते हैं, जो वृक्ष होते हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम बात करते हैं प्रतिक्षारणीय क्षार के 3 भेद की हम बात कर चुके हैं कि मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण भेद। अब कैसे बनाते हैं, कि शरद ऋतु में प्रतिक्षारणीय क्षार का निर्माण करने वाला वैद्य शरद ऋतु में गिरी पर्वत के जो भी है वहां पर पर्वत पे जाकर जो सूची प्रशस्त, जो उपयुक्त औषधि युक्त हो, जो मध्यम आयु से युक्त हो, यानी कि परिपूर्ण रस से हो, रस और वीर्य से भरे हुए हो। कौन सी आयु, मध्यम आयु का। ठीक है, ध्यान रखना, मध्यम आयु से युक्त जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, और जिसके असित मुस्क कैसे, काले वर्ण की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था आरपीएससी 2021 के अंदर कि इस असित मुस्क का मतलब क्या है आचार्य डलहन के अनुसार। तो इस असित मुस्क का मतलब क्या है,
तो इस असित मुस्क का मतलब है काले वर्ण के। क्या है? काला। ठीक है, वैसे उनको लेकर क्या करना चाहिए, छोटे छोटे पार्ट में क्या करना चाहिए, उनको काटना चाहिए, और काट कर क्या करते हैं कि तिल नाल से उनको जलाते हैं। देखिए तिल नाल से क्या दिया जाता है, अग्नि दी जाती है, क्योंकि इससे अग्नि देने से क्या होता है कि वो जल्दी जलता है। ठीक है, तो और अग्नि जो होती है वो जल्दी पकड़ती है। फिर इसके अंदर हमें क्या करना है कि सुधा और शर्करा, इनको क्या करते हैं, हम इसके अंदर डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर जब अग्नि शांत होती है, अग्नि शांत होने के बाद में जो भस्म बनती है, उस भस्म को हम क्या करते हैं, उसको हम एक अलग पात्र में निकाल लेते हैं, और जो ये शर्करा है उस भस्म शर्करा को भी हम क्या कर देते हैं कि हम अलग कर देते हैं। अब जो ये भस्म मिली है, अब उस भस्म जो मिली है, क्षार मिली है, अब इसका हमें क्षार निर्माण कैसे करना है, प्रतिक्षारण क्षार निर्माण। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि जो क्षार निर्माण के अंदर, देखिए मैं इधर लिख रहा हूं कि क्षार निर्माण के अंदर अगर एक द्रोण भस्म है, कितना, एक द्रोण भस्म है, तो एक द्रोण अगर भस्म है तो जो जल लिया जाएगा वो जल कितना होगा, तो हम बात करेंगे कि 6 गुना जल लेंगे, यानी कि कितना, कि 6 द्रोण, 6 द्रोण 6 द्रोण जल होगा। ठीक है, और इसको 21 बार कपड़े से छानेंगे। कितनी बार? 21 बार क्या करना होता है, छानना है। क्या है, इसको छानना है। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखना। अगर हम जल की बात करें तो जल कितना गुणा, कि 6 गुणा। देखिए क्षार द्रोणम उदकम, एक द्रोण क्षार के अंदर कितने द्रोण जल लिया, कि 6 गुणा लिया। अगर इसको हमें तेज बनाना है, तीक्ष्ण बनाना है, अगर आपको इसकी पीएच अच्छी चाहिए, तो इस जल की जगह पे आप किसका यूज कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि इसकी जगह पे आप मूत्र यानी कि गोमूत्र का यूज कर सकते हो। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि या तो आप 6 गुना जल लीजिए या फिर आप 6 गुना मूत्र लीजिए, लेकिन आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि आपको जल और मूत्र बराबर मात्रा में लेना है, यानी कि 3 गुना जल लेना है और 3 गुना ही आपको क्या लेना है, कि मूत्र लेना है। अब बात करते हैं कितनी बार इसको छानेंगे, तो इसको 21 बार। कितनी बार, कि 21 बार इसको क्या करेंगे, कि परिश्राव्य यानी कि क्या करेंगे, उसको कपड़े से छानेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे कि जिसको छानने के बाद में हम इसको एक कढ़ाई पे डालकर क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, और उसको तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका जो कलर है वो वर्ण कैसा नहीं हो जाए, अच्छ, रक्त और तीक्ष्ण और पिच्छिल वर्ण का जब तक क्षार नहीं हो जाता है, तब तक हम उसका क्या करते हैं, कढ़ाई से उसका पाचन करते रहेंगे और तब तक उसको हिलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वर्ण कैसा होगा उसका, कि अच्छ, रक्त, तीक्ष्ण और पिच्छिल वर्ण का होने तक क्या करना होता है, उसको कढ़ाई पर, उसके चूल्हे पर उसको क्या होता है, उसको चलाते रहना है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके बाद में क्या करेंगे। तो अब जो ये हमारा बचा है, ठीक है, अभी जो ये बचा है उसमें से जो आपने रक्त, तीक्ष्ण, जो पिछिल जो बचा हुआ है, जो क्षार है, उस क्षार में से एक कुड़व या अर्ध कुड़व या 1 कुड़व या फिर 1.5 कुड़व उसको क्या करो, एक अलग पात्र में आप रख लीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे, अब कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक यानी कि सुक्ति और शंख नाभि, ये चारों ध्यान रखना है। इन चारों को क्या करोगे, इन चारों को आप इसके ऊपर क्या करोगे, अग्नि के ऊपर उसको भी तपाओगे। अब आपने इसको क्या किया, अग्नि वर्ण तपाया, किस वर्ण का, रक्त तप्त किया, अग्नि वर्ण किया, और अग्नि वर्ण करने के बाद में जो क्षारोदक आपने निकाला था, उस क्षारोदक में आप क्या करोगे, इसके टुकड़े करके इसको पीसोगे। ठीक है, अब कितना, अब ये बोलते हैं कि जो 2 द्रोण जो हमने ये लिया था क्षारोदक, उसमें 8 पल जो शंख नाभि आदि द्रव्य है उनको लेंगे। कितना, कि 2 द्रोण के अंदर 8 पल शंख नाभि द्रव्य। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आचार्य डलहन इसकी टीका करते हैं कि जो इन्होंने 2 पल में सॉरी 2 द्रोण में जो 8 पल बोला है, वो 8 पल सबका अलग अलग है, यानी कि कितना हो सकता है, 4 है तो 32। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है तो हमें अष्टपल करना है, लेकिन अगर आपको अष्टपल ऑप्शन में नहीं मिलता है और 32 पल अगर ऑप्शन में मिलते हैं, तो शंख नाभि आदि जो प्रतिवाप द्रव्य है उनको कितना लेना है हमें, तो 32 गुना लेना है। कितना, कि 32 पल लेना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो 2 द्रोण के लिए, 2 द्रोण क्षार के लिए 8 पल शंख नाभि आदि द्रव्यों का प्रतिवाप डाला जाता है।
अब बात करते हैं, और उसके बाद में डालने के बाद में क्या करेंगे, उसको वापस क्या करेंगे, उसका पाचन करेंगे। उसको क्या करेंगे, वापस पाचन करेंगे। कितना करेंगे कि न अति सांद्रो न अति द्रव, ना तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा गाढ़ा होगा तो वो काम का नहीं होगा, फिर वापस उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। और अगर ज्यादा पतला हुआ तो जिस जगह पे हमें लगाना है उस जगह के अलावा भी जो हेल्दी टिश्यू होते हैं या हेल्दी म्यूकोजा होती है वहां पर भी वो लगेगा, तो क्या हो सकता है कि उसके कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे हम अर्श के अंदर लगाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए कि न अति सांद्र न अति द्रव्य। अब जो इस तरीके का जो क्षार निर्माण हुआ है वो क्षार क्या कहलाता है, तो आचार्य बोलते हैं कि जो ये क्षार है वो क्षार कैसा है कि मध्यम क्षार, यानी कि ये जितना भी हमने पढ़ा है ये कौन से क्षार की निर्माण विधि है कि मध्यम क्षार की, किसकी, कि मध्यम क्षार की। ठीक है, और अगर इसके अंदर ये कट शर्करा भस्म शर्करा आदि नहीं डाला जाए तो वो जो क्षार बनेगा वो क्षार कौन सा होगा कि वो मृदु क्षार होगा। कौन सा क्षार होगा कि मृदु क्षार। और मृदु क्षार का दूसरा नाम क्या होता है कि समव्यूहीन क्षार होता है। और अगर हम इस मृदु क्षार के अंदर या फिर इस मृदु क्षार के अंदर अगर हम तीक्ष्ण द्रव्य जैसे कि दंती, द्रवंती, चित्रक, लांगली, इन द्रव्यों का अगर हम प्रतिवाप डालते हैं तो हम क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है तीक्ष्ण क्षार। कौन सा क्षार मिलता है कि तीक्ष्ण क्षार, और जिसका दूसरा नाम क्या है कि पाक्य क्षार। क्या नाम बोलते हैं इसको, पाक्य क्षार। ठीक है, अब इनको कितना डालना है, तो इनको डालना है सुक्ति प्रमाण में। कितना डालना है कि सुक्ति प्रमाण में, क्योंकि ये तीक्ष्ण है इसलिए इनको कम प्रमाण में डाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मध्यम क्षार के लिए जो हम चार जो लेते हैं कट शर्करा, भस्म शर्करा, शंख नाभि आदि, वो कितना लेते हैं कि 2 द्रोण के अंदर 8 पल लेते हैं। और जो हम तीक्ष्ण द्रव्य दंती, द्रवंती ये सब जो लेते हैं वो उनका प्रमाण कितना होता है कि उनका प्रमाण होता है सुक्ति प्रमाण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों चीजें। ठीक है, और ये क्यों डालते हैं, क्योंकि ये तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिए हम डालते हैं, और ये तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं इसलिए इनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये जो है ये किसके लिए है कि ये तीक्ष्ण क्षार के लिए, तीक्ष्ण क्षार के लिए। आप मुझे बताइए कि हम तीक्ष्ण क्षार किसको बोलेंगे, उसका पीएच कितना होगा, जिसका पीएच 12 से 14 के आसपास हो। ठीक है, 12 से 14 वो क्या होगा, तीक्ष्ण क्षार। जिसका पीएच 9 तक हो, 7 से 9 तक, 7 के बाद में क्षार स्टार्ट हो जाता है एल्कलाइन प्रॉपर्टी, तो यानी कि 7.1 to 9 तक या फिर 10 तक भी अगर हम माने तो वो मृदु क्षार, और 10 to 12 तक की बात करें तो वो कौन सा क्षार होगा कि वो मध्यम क्षार होगा। ठीक है, पानी क्षार के लिए हमेशा मृदु क्षार का यूज किया जाता है और प्रति क्षारणी के लिए हम मध्यम और तीक्ष्ण क्षार का यूज करते हैं। लेकिन वो देखा जाता है अगर कुछ ऐसे हो जैसे कि स्वित्र आदि जो रोग होते हैं उसके अंदर हमें मोस्टली कौन से यूज करने होते हैं, मृदु क्षार का ही यूज करना होता है। अब हम बात करते हैं क्षार के गुण की। अगर आपसे पूछे जाए कि क्षार के गुण कितने, तो आचार्य सुश्रुत ने क्षार के कितने गुण माने, कि आचार्य सुश्रुत ने क्षार के 8 गुण माने। ठीक है, अगर मैं बात करूं आचार्य वाग्भट की, तो आचार्य वाग्भट ने क्षार के कितने गुण माने, तो गुण कितने माने कि 10। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षार के गुण कितने और किसी आचार्य का नाम नहीं दिया हो, तो आपको आंसर कितना करना है कि 8 करना है। ठीक है, अब क्षार के गुण क्या, देखिए नेव अति तीक्ष्ण, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, न मृदु, ज्यादा मृदु भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने क्षार लगाया लेकिन उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। शुक्ल इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ण है, शुक्ल वर्ण है। मैंने पहले भी बताया आपको वर्ण कैसा, शुक्ल वर्ण। लक्षणों अथ पिछिल है, अविशंदी, फैलने वाला नहीं होना चाहिए, शिव, कल्याणकारी, शीघ्र और आशुकारी की तरह काम करने वाला होना चाहिए। इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि 100 मात्रा तक काम कर लेना चाहिए, और अगर 100 मात्रा तक काम नहीं करता है तो शीघ्र नहीं होगा। ठीक है, और ये जो 8 गुण होते हैं, ये 8 गुण किसने बताए कि आचार्य सुश्रुत ने बताए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना शुक्ल का। क्षार के दोष की बात करें तो क्षार के दोष कितने, सुश्रुत ने क्षार के दोष की कोई काउंटिंग नहीं दी है, लेकिन हम इसके जो टीकाकार की बात करें तो उनके अनुसार जो क्षार के दोष होते हैं वो कितने कि 9। और अगर मैं वाग्भट आचार्य की बात करूं तो वाग्भट आचार्य क्षार के कितने दोष मानते हैं कि 10। ठीक है, वाग्भट क्षार के गुण भी 10 मानते हैं और क्षार के दोष भी 10 मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षार के दोष कितने और कुछ भी ऑप्शन नहीं हो या किसी आचार्य का नाम नहीं हो, सॉरी, तो फिर आपको कितना आंसर करना है कि 10 आंसर करना है। ध्यान रखना है ये बात। अब कौन से दोष, देखिए अति मार दो कोई काम का नहीं है, जिसमें पीएच ही अगर बराबर नहीं है तो उसका कोई काम नहीं। श्वेत्य, अति श्वेत्य, अगर ज्यादा सफेद हो
तो क्या होगा, हमने कहा था कि जो शुक्ल वर्ण होता है वो सौम्य का प्रतीक होगा, और जितना ज्यादा सफेद होगा वो क्या होगा कि सौम्य का रूप होगा, यानी कि उसका पीएच कम होगा, यानी कि जो अति श्वेत्य है वो क्षार का दोष है, ना कि क्षार का गुण। गुण क्या है, शुक्ल। अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति पैच्छिल्य और अति सर्पित, ये सब क्या है, क्षार के दोष है। सांद्रता और अपक्वता, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से नहीं पकाया है, उसका पाचन नहीं किया है, उसका अगर अच्छ रक्त पित्त रक्त और तीक्ष्ण और उसका पिच्छिल वर्ण नहीं हुआ है तो वो कोई काम का नहीं है, ठीक है, अपक्व। और क्या होगा, हीन द्रव्यता। हीन द्रव्यता का मतलब आपको बताया है कि पंचांग का क्षार बनाना है, आपने एक या दो किसी चीज ले ली, मूल ले लिया, पत्ते ले लिए, और उसका अगर आपने क्षार बनाया, या जिसके अंदर कट शर्करा, भस्म शर्करा आदि डालनी है और आपने नहीं डाली है, तो उसकी क्षार की जो प्रॉपर्टी, जो लक्षण आने चाहिए, जो गुण, वो नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रति सारणी क्षार की मात्रा। मात्रा यानी कि इसका निर्धारण कैसे करेंगे, कि कैसे पता चलेगा कि वो क्षार कौन सा है, तीक्ष्ण क्षार की, मध्यम क्षार की, कैसे। आज के टाइम में तो पीएच जो मीटर आते हैं उससे हम देख सकते हैं कि, या स्ट्रिप भी आती है इसकी, जिससे ये पता चलता है कि तीक्ष्ण क्षार कौन सा होगा, कि जिसकी पीएच कितनी होगी, कि जिसकी पीएच 12 से 14 होगी। और अति तीक्ष्ण क्षार कौन होगा, जिसकी पीएच कितना होगा, 12 से जो 13 तक या इतना मानते हैं, और जो मोर देन 13 हो वो किस में चला जाता है, अति तीक्ष्ण में। और अति मृदु का मतलब जो 7.1 to 9 तक या 8 तक होता है, या 9 तक मान लीजिए, वो कौन सा होगा, कि वो अति मृदु या मृदु क्षार के अंदर आता है, ठीक है। अब कैसे, आचार्य बोलते हैं कि 100 तक गिनती करने पर अगर वो एरंड नाल को जलाने वाला हो तो वो कौन सा क्षार है, कि तीक्ष्ण क्षार है। और अगर वो 100 तक गिनती करने से पहले ही जलाता है तो वो कौन सा है, कि अति तीक्ष्ण क्षार है। और अगर 100 गिनती करने के बाद में भी नहीं जलाता है तो वो क्या है, कि वो अति मृदु क्षार है। इसलिए हम है ना 100 मात्रा तक हम इंतजार करते हैं। जब हम अर्श के अंदर जब क्षार का प्रतिसारण करते हैं, क्षार क्रम करते हैं, तो हम 1.5 से 1.5 मिनट तक हम इंतजार करते हैं। और जब उसके बाद में इसका जो कलर प्राप्त होता है सम्यक क्षार दग्ध का, वो कलर कैसा होगा, कि वो कृष्ण वर्ण या फिर पक्व जम्बू फल के समान मिलता है, ठीक है। तो ये भी हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि सम्यक जो दग्ध होगा उसका वर्ण कैसा होगा। अभी हमने बात की कृष्ण वर्ण की, कैसे, कृष्ण वर्ण। और जब हम अर्श अध्याय के अंदर अर्श चिकित्सा अध्याय में बात करेंगे तब वहां पर पक्व जम्बू फल वर्ण बताया गया है, कैसे, पक्व जम्बू फल वर्ण, पक्व जम्बू फल वर्ण, ये वर्ण हो जाता है। और ये आपको प्रैक्टिकली में भी देखने को मिलेगा कि इस तरीके का कलर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने क्षार लगाया, तो मैंने आपसे बताया था कि क्षार लगाने के बाद में अम्ल वर्ग यानी कि निम्बुस वर्ष से क्या करोगे, उसको क्लीन करोगे। अम्ल वर्ष से क्या करोगे, आप उसको साफ करोगे, क्लीन करोगे। और उसके बाद क्या करोगे, जो सर्पी और मधुक, ये मधुक है, इस मधुक का मतलब क्या है, कि मुलेठी है। और एक होता है मधुक, उसका मतलब क्या होता है, कि उसका मतलब महुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब होगा मुलेठी, यानी कि यष्टि मधु। यानी कि आपने मुलेठी और सर्पी, विलेठी के अंदर सर्पी मिला के उसके क्या करनी है, ड्रेसिंग करनी है, जिससे क्या होगा, समन होगा। किसका समन होगा, कि जो क्षार की वजह से जो जलन होगी, जो दाह उत्पन्न होगी, उसका समन होगा। कब होगा, जब अम्ल वर्ग के साथ में सर्पी और मधुक का यूज किया जाएगा तब, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि हम क्षार के जब गुण पढ़े थे, रस पढ़े थे, तो क्षार के अंदर कटु रस प्रधान था और लवण रस क्या था, अनुरस में था। और क्षार के अंदर अम्ल रस नहीं होता है, क्षार में अम्ल रस नहीं होता है, बाकी सभी रस होते हैं लेकिन क्षार में अम्ल रस नहीं होता है। तो अम्ल रस क्षार में नहीं होगा, अम्ल रस नहीं होगा तो क्या करेगा, अम्ल यानी कि एसिडिक, क्षार यानी कि एल्कलाइन। तो जब एल्कलाइन में एसिडिक मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, कि बैलेंस रहेगा। तो उससे क्या होगा, कि उसमें जो जलन आदि होंगे वो नहीं रहेंगे। फिर जो वो जो घाव बनाए, जो हुंड बनाए, उसका रोपण करने के लिए क्या कर लेंगे, कि सर्पी और मधुक का यूज कर लेंगे, मुलेठी का। वो हीलिंग को भी प्रमोट करता है, और जो अगर उसकी वजह से अगर कुछ वेदना या जलन और दाह जो उत्पन्न होती है वो भी नहीं होती है, क्योंकि ये पित्त का समन करने वाले भी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अम्ल, कांजी, बीज, ये सब अम्ल वर्ग है, चाहे कांजी लीजिए, चाहे नींबू स्वरस लीजिए, और तिल्लाना मधुकमेवचे, ठीक है। तिल कल्क इंपॉर्टेंट है, तिल कल्क मधु को घृताक्तो व्रण रोपण है।
उत्तम व्रण रोपक माना जाता है। तिल कल्क क्या होता है? तिल कल्क जो तिल होता है वो भी उष्ण वीर्य का होता है, और वो क्या करता है कि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने लाइपोमा की चिकित्सा में स्पेशली वर्णन किया है तिल कल्क का, कि अगर आपने वहां पर तिल कल्क लगा दिया तो तिल कल्क लगाने की वजह से वहां की जो वसा है वो क्या हो जाती है कि डिजोल्व होती है, यानी कि वो क्या करता है, उसका पाचन करता है, विलयन करता है। तो तिल कल्क अगर आप उसमें लगाते हो तो तिल कल्क लगाने की वजह से क्या होगा कि वो डेब्राइमेंट क्लियर करेगा, और जो वो हुंड बनेगा वो अगर आपने मुलेठी और घृत के साथ में अगर आपने उसकी ड्रेसिंग कर दी तो उसका क्या हो जाएगा कि रोपण होगा। तो उत्तम व्रण रोपक के रूप में क्षार दग्ध के बाद में अगर हम यूज करते हैं तो किसका यूज करेंगे कि तिल कल्क और मुलेठी का। जहां पर भी अगर आपको मधुक मिलता है तो इस मधुक का मतलब भी या मधुक का वर्णन क्षार के संदर्भ में हुआ है, क्षार दग्ध के संदर्भ में हुआ है, ये ध्यान रखना है। और जहां हम मधु की बात करेंगे, मधु यानी कि हनी की बात करेंगे, तो उसका वर्णन हमेशा हमें कहां मिलेगा कि अग्नि दग्ध के संदर्भ में मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि आपको क्षार दग्ध और अग्नि दग्ध दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन अगर आपको मधुक मिल गया है तो इसका मतलब किसका काम है कि वो क्षार दग्ध के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि जो क्षार दग्ध के जो सम्यक दग्ध है उसको क्या लक्षण मिलते हैं। विकारो उपशम, जो व्याधि थी, जो विकार था, उसमें क्या हुआ, उपशमन हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, लाघवम, लाघवम यानी कि लघुता आई। चाहे आपने प्रतिशानी क्षार का यूज किया तो उसमें क्या आई, लघुता आई, और जो डिस्चार्ज वो था वो क्या था, वो नहीं हो रहा है। और अगर हीन दग्ध हुआ है तो क्या होगा, तोद कंडू जाडियानी और व्याधि वर्धित, तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपको पेन फील होगा, वहां पे खुजली होगी, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी हीन दग्ध की वजह से। ठीक है, और अगर अति दग्ध हो गया तो क्या होगा, दाहा, पाक, राग, वहां की जो म्यूकोजा है अगर आपने स्किन पे भी लगाया है तो क्या हो जाएगी, ज्यादा जल जाएगी। अगर आपने प्रॉपर नहीं लगाया, हेल्दी टिश्यू अगर इससे इंजर्ड हो गए, हेल्दी स्किन इंजर्ड हो गई, या हेल्दी म्यूकोजा अगर इसके संपर्क में आ गई तो वो भी क्या हो जाएगी कि वो भी जल जाएगी। तो दाह, पाक आदि रोग उत्पन्न होते हैं, आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। अंग, मर्द, क्लम, ये सब इसमें मिलती है। और पिपाशा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पिपाशा, पिपाशा भी देखने को मिलती है कब, अतिदग्ध के लक्षण के अंदर। किसका अतिदग्ध, क्षार का अतिदग्ध। और लास्ट के अंदर क्या बताएं, शिवर मरणम, अगर आपने सही नहीं किया तो क्या हो सकता है कि शिवर मरणम। मैंने आपसे बताया था कि अगर आप वहां पर जैसे अर्श के अंदर या किसी के अंदर भी वहां पर क्या होता है कि कुछ वाइटल्स पार्ट होते हैं, वाइटल्स ऑर्गन होते हैं, वहां पर कुछ वेसल्स होती हैं, और अगर आपने युक्त अगर आपने क्षार का प्रयोग नहीं किया है या अति तीक्ष्ण या क्षार का प्रयोग कर दिया है तो उस वेसल्स में भी क्या हो सकता है कि रैप्चर हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब जो क्षार दग्ध वर्ण है उसमें आचार्य बोलते हैं कि जैसा क्षार दग्ध वर्ण होता है उसमें उसकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए कि यथा दोषम यथा व्याधि। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे जैसा दोष होती है, जैसी व्याधि होती है, उस हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं हो तो किसका यूज करना है कि हमें मुलेठी का यूज करना है, यष्टि मधु घृत का यूज करना है। अब बात आती है कि क्षार कर्म निषेध रोगी, किसके अंदर हमें क्षार कर्म नहीं करना चाहिए। हमने जब पानी क्षार की बात की थी तो हमने कहा था कि जो पित्तज प्रकृति के लोग हैं उसके अंदर हमें नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही देखिए, ये दुर्बल, बाल, स्तरवीर, भीरू, इनके अंदर तो वैसे भी हमें कोई प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आजकल हम कुछ एनेस्थीसिया या कुछ उसका सब्स्टिट्यूट निकाल कर करते हैं, लेकिन क्षार कर्म अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई पहले किसी भी तरीके का कोई एनेस्थीसिया यूज नहीं करते हैं। तो जो पहले से इस चीजों से डरा हुआ है उनको हमें क्षार कर्म नहीं करना चाहिए। जो दुर्बल है, जो बाल हैं, जो स्थविर है और जो भीरू है, इनसे हमें नहीं करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है सर्वांग शून। ठीक है, अगर बॉडी में स्वेलिंग है, एनएसआर का डेवलप हो चुका है, स्वेलिंग है, तो आपको क्या होता है कि आपको वहां पे क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर कोई स्वेलिंग है, एडिमा है, तो वहां पर क्या होगा, कोई फ्लूइड कलेक्शन है, तो अगर आपने वहां पर किया तो फिर क्या होगा कि वो वहां से रैप्चर हो सकता है, फट सकता है। उदर रोगी के अंदर हमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, उदर रोगी के अंदर, उदर रोग के अंदर भी बहुत सारे उदर रोग के अंदर आते हैं हमें, जैसे छिद्रोदर है, उसके अंदर हमें क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो सिंपल उदर रोग जो हम पानी क्षार के अंदर पढ़ रहे थे, जैसे कि बदगुदोदर है, उसके अंदर हम पानी क्षार का प्रयोग मृदु रूप के अंदर या कम पीएच के रूप में हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अग्निमांद्य की स्थिति है। बात करते हैं रक्त पित्त यानी कि पित्तज प्रकृति का और गर्भिणी, इनके अंदर क्या होता है कि हमें क्षार कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रमेही, ज्वर, इनके अंदर हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मर्म, सिरा, स्नायु, संधि, तरुण अस्थि,
आप तरुण अस्थि देखते हुए अस्थि वर्ड यूज हो गया ना, तो आपको लगेगा कि हम क्षार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बौने आपको लगता है कि क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। इस अस्थि, तरुण अस्थि का मतलब आप समझने के लिए समझ लीजिए कि इसको हम कार्टिलेज बोल देते हैं, ठीक है, कार्टिलेज। अब देखिए कि मान लीजिए कार्टिलेज है, अगर आपने क्षार का प्रयोग किया तो क्या हो सकता है कि वहां बर्न हो सकता है, अतिदग्ध हो सकता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन मिल सकते हैं। केवनी, धमनी, इन सब पे देखिए मर्म वाइटल पार्ट होते हैं, ठीक है, वहां पर हमें नहीं करना चाहिए। सिरा यानी कि जो वेन होती है, स्नायु, लिगामेंट है, संधि, जॉइंट्स रहते हैं, और इन जगह पे हमने अगर क्षार का प्रयोग किया तो हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है तरुण अस्थि का ध्यान रखना, क्योंकि तरुण अस्थि को आप क्षार के योग्य मान सकते हो, क्योंकि वहां पर वर्ड अस्थि यूज हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि तरुण अस्थि का मतलब क्या होता है कि कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज पे हम क्षार का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बात करते हैं वर्तम रोग। आचार्य बोलते हैं कि वर्तम रोग के अलावा जो वर्तम रोग हैं, जब हम वर्तम रोग की बात करते हैं कि 21 प्रकार के आचार्य सुश्रुत ने वर्तम रोग बताए हैं, उन वर्तम रोगों के अलावा और किसी पर भी हमें क्या करना होता है, हमें कहीं पर भी क्षार का प्रयोग नहीं करना। तो क्या हम वर्तम रोग पर कर सकते हैं? बिल्कुल। वर्तम रोग क्षार के योग्य होते हैं। क्या होते हैं? क्षार के योग्य होते हैं। लेकिन इसके अलावा और कोई रोग होता है, वो क्या होता है? क्षार के अयोग्य होते हैं। कौन से? नेत्र रोग, ठीक है, वो क्या होते हैं? अयोग्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो 7 मुख्य रोग है, 7 मुख्य रोग कौन से, जो हमने बात की थी, कौन से? उपजीवा, अधिजीवा, उपकोष, दंत, वैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी, वो प्रतिक्षारणीय क्षार के योग्य है, ठीक है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम इस अध्याय के अंतिम श्लोक की, कि विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्यु कल्प। जिस वैद्य को, जिस चिकित्सक को अगर क्षार का युक्त प्रयोग नहीं मालूम, उसको यह पता है कि ये छेदन भी करेगा, भेदन भी करेगा और लेखन भी करेगा, लेकिन कैसे करेगा, किस स्थिति में करेगा, जिसको इसका युक्त प्रयोग नहीं मालूम, वो क्या करेगा? अगर इस क्षार का प्रयोग करता है तो वो विष के समान, अग्नि के समान, शस्त्र के समान और वज्र के समान क्या कर लेगा? उस रोगी के प्राणों का नाश कर सकता है, उनके प्राण हर सकता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, और इसका रेफरेंस भी ध्यान रखना है हमें। इसका रेफरेंस कहाँ है? कि सुश्रुत सूत्र 11 के अंदर है, क्षार के प्रयोग विधि के संदर्भ में। और ऐसे ही सेम लाइन चरक के अंदर आती है, चरक सूत्र प्रथम के अंदर, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है कि जो विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्यु कल्प के समान ये क्या होता है कि क्षार होता है, अगर इसका युक्त प्रयोग न किया जाए। तो इसलिए कोई भी चीज या कोई भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर हम करते हैं किसी पेशेंट पर, किसी रोगी पर, तो उसके लिए हमारे पास में उसकी संपूर्ण जानकारी और उसका योग्याभ्यास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारा सुश्रुत सूत्र जो 11 है वो यहीं पर खत्म होता है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास है वहां पर हम अग्निक्रम अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।